हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 6 नवंबर। आज की मुख्य करंट अफेयर को कवर करते हैं आज की क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा दीर्घकालिक रोडमैप शुरू किया है। यूआईडीएआई ने। तो इसका राइट आंसर है आधार विजन 2032 रोड मैप शुरू किया है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए इसको समझते हैं। तो यूआईडीएआई ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधार विजन 2032 नामक एक दीर्घकालिक रोड मैप शुरू किया है। इसका उद्देश्य है आधार पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक और अधिक मजबूत करना, सुरक्षित और केंद्रित बनाना है, ताकि यह अकादमी दशक की डिजिटल जरूरतों को पूरा कर सके। लक्ष्य है 2032 तक। उद्देश्य है आधार सेवाओं का विस्तार, सुरक्षा को बढ़ाना और बायोमेट्रिक एवं तकनीकी नवाचारों को एकीकृत करना। महत्व क्या है? तो महत्व है भारत के डिजिटल समावेश और ई गवर्नेंस पहल के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आपदा के जोखिम को कम करने के लिए उपाय करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2015 में इस दिन को नामित किया था। तारीख थी 5 नवंबर। शुरुआत 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। महत्व यह है सुनामी से होने वाले खतरों को समझने और तैयारियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित करती है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा त्रिसेवा अभ्यास है वो आयोजित किया गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों त्रिशूल त्रिसेवा आयोजित जो है वो किया गया है, TSE 2025, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से त्रिशूल TSE 2025 नामक एक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय और तालमेल को मजबूत करना है, ताकि भविष्य में संयुक्त अभियानों के लिए उनकी तत्परता बढ़ाई जा सके। अभ्यास का नाम क्या है? तो नाम दिया गया है त्रिशूल TSE 2025। शामिल बल कौन से हैं? तो भारतीय थल सेना शामिल है और नौसेना तथा वायुसेना, ये तीनों सेनाएं शामिल हैं उसमें। उद्देश्य है संयुक्त संचालन क्षमताओं, इंटरऑपरेबिलिटी और कमान एवं नियंत्रण संरचनाओं को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दिया गया है कि हाल ही में गोगाबिल झील जो है वो किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार को घोषित किया गया है। जो ये झील है आपकी वो बिहार राज्य में है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है दोस्तों गोगाबिल जो झील है को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह घोषणा आर्द्र भूमि,
के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है। गोगाबिल झील एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आर्द्र भूमि है जो जैव विविधता के संरक्षण और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करती है। झील का नाम क्या है? गोगाबिल झील नाम है इसका। राज्य किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। विशेषता क्या है? तो बिहार का छठा रामसर स्थल बन चुका है। रामसर स्थल यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है। दोस्तों अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को शेयर लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत ने किस विदेशी एयरबेस पर अपनी सामरिक सैन्य उपस्थिति समाप्त की है? इसका सही उत्तर है दोस्तों आयनी एयरबेस जो तजाकिस्तान की है उससे सैन्य उपस्थिति समाप्त की है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। दिया गया है कि भारत ने तजाकिस्तान में स्थित आयनी एयरबेस पर अपनी सामरिक सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी है। यह निर्णय क्षेत्रीय भू राजनीतिक बदलावों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत लिया गया है। आयनी एयरबेस भारतीय वायुसेना के एक महत्वपूर्ण बाहरी परिचालन आधार रहा है। एयरबेस कौन सा है? तो आयनी एयरबेस है। देश है तजाकिस्तान। महत्व है यह मध्य एशिया में भारत की सैन्य उपस्थिति का प्रतीक था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर हाल ही में क्या किया गया है? तो इसका नाम बदलकर दोस्तों हाल ही में विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। जो FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी है उसका नाम विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझ लेते हैं डिटेल में। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE ने चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर महान भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के सम्मान में विश्वनाथ आनंद कप कर दिया है। यह आनंद के भारतीय और विश्व शतरंज में महत्वपूर्ण अभूतपूर्व योगदान को श्रद्धांजलि। नया नाम है विश्वनाथ आनंद कप। कारण है विश्वनाथ आनंद को श्रद्धांजलि देना। आनंद का योगदान क्या था? तो वह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और पूर्व चैंपियन रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। दिया गया है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी IICA पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे समझते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने डेटा विनिमय और सांख्यिकीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरकर्ता कौन है? तो MOSPI है और IICA है। उद्देश्य है कॉर्पोरेट डेटा और सांख्यिकीय जानकारी को साझा करना और उनका विश्लेषण करना। लाभ है सरकारी नीतियों के निर्माण और आर्थिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है।
भारत की महिला टीम ने पहली बार आईसीसी महिला अकादमी एक दिवसीय विश्व कप का खिताब किस टीम को हरा करके जीता है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की टीम को हरा करके महिला टीम ने पहली बार आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप खिताब जीता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विजेता है भारत, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका और कप्तान हरमनप्रीत कौर है। महत्व क्या है? तो 2005 और 2017 के फाइनल हारने के बाद यह भारत की पहली जीत है। चलिए अगला प्रश्न है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसे घोषित किया गया है तो मदुरै को घोषित किया गया है 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे गंदा शहर, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो शहरी विकास मंत्रालय ने के स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मदुरै यानी तमिलनाडु का मदुरै शहर को भारत के सबसे गंदे शहर के रूप में घोषित किया गया है। यह शहर नगरपालिका निकायों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 ने दिया है सबसे गंदा शहर जो तमिलनाडु का मदुरै शहर। सर्वेक्षण का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक भागीदारी के स्तर का आकलन करना। चलिए अगला प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 वर्षों के दौरान लगभग कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल पाए हैं? इसका सही उत्तर है कितने लोग, तो 26.9 करोड़ लोग निकल पाए हैं अत्यधिक गरीबी से बाहर, यानी 269 मिलियन लोग। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 11 सालों यानी 2011 से 12 जो और फिर 2022 से 23 के दौरान लगभग 269 मिलियन यानी 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल पाए। यह भारत की गरीबी उन्मूलन नीतियों की सफलता को दर्शाता है। रिपोर्ट किसके अनुसार है? तो वर्ल्ड बैंक 2025 के अनुसार रिपोर्ट है। गरीबी में कमी, तो 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022 और 23 में केवल 5.3% रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आपका। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2025-2020 के तहत किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों कक्षा 3 से शुरू की है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करने हेतु कक्षा 3 से आगे सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर आधारित पाठ्यक्रम
शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल एआई को बुनियादी सार्वभौमिक कौशल बनाने पर केंद्रित है। शुरुआत की कक्षा यानी कक्षा 3 से शुरुआत किया जाएगा ये सब्जेक्ट कंपलसरी। नीति का आधार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीपीएसई 2023। उद्देश्य है छात्रों में बुनियादी यानी एआई साक्षरता ताकि सोच, लॉजिकल यानी थिंकिंग, समस्या समाधान कौशल को कम उम्र में ही विकसित करना। लागू करने की योजना है। यह पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 से पूरी तरह लागू होने की योजना है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है फ्रेंड्स। भारतीय सेना के लिए प्रवाइक द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है? तो उसका नाम जो है दोस्तों ये वीरा नाम है, भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाइक ने भारतीय सेना के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल वीरा लॉन्च किया है। यह वाहन कठिन इलाकों और अत्यधिक मौसम की स्थितियों में सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो सेना के लिए हरित गतिशीलता को बढ़ावा देगा। वाहन का नाम है वीरा, लॉन्च करता है प्रवाइक। उद्देश्य है भारतीय सेना के लिए टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है दिया गया है दोस्तों, 1 नवंबर को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 नवंबर को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है दोस्तों? तो कर्नाटक का मनाया गया है, केरल का मनाया गया है, छत्तीसगढ़ का और हरियाणा का और मध्य प्रदेश। ये आपके 5 देशों का 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। चलिए इनको समझते हैं डिटेल में। तो दिया गया है कि 1 नवंबर को कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कई भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन राज्यों का गठन भाषाई या प्रशासनिक आधार पर अलग अलग वर्षों में 1 नवंबर को हुआ था। तारीख है 1 नवंबर। महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक जो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, केरल की 1956 में हुई थी, छत्तीसगढ़ की 2000 में स्थापना हुई थी और हरियाणा की 1966 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर यानी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा भारतीय शहर जो है वो दोस्तों लखनऊ बन गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है कि यूनेस्को ने भारत के शहर लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर यानी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया है। यह इसकी समृद्ध पाक विरासत और नवाचार को मान्यता देता है। इससे पहले भारत में दर्जा केवल हैदराबाद को मिला था, लेकिन अब लखनऊ को भी मिल गया है। शहर का नाम है लखनऊ। घोषणा यूनेस्को द्वारा किया गया है। विचार जो विशेषता है वो रचनात्मक पाक कला का शहर बनने वाला दूसरा भारतीय शहर लखनऊ है, पहला हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण हाल ही में किसने किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों किसने किया है? तो रूस ने किया है। रूस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है दोस्तों,
रूस ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इस ड्रोन को अंतर अंतरमहाद्वीपीय परमाणु टारपीडो के रूप में भी जाना जाता है, जो इसकी रणनीतिक क्षमता को बढ़ाता है। ड्रोन का नाम है पोसाइडन और परीक्षणकर्ता कौन है? तो रूस देश है परीक्षणकर्ता। विशेषता क्या है? तो परमाणु ऊर्जा से संचालित है ये, जो इसे असीमित रेंज और उच्च गति प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी खेल उपलब्धियों के सम्मान में यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुशल खिलाड़ी योजना के तहत की गई है। खिलाड़ी कौन है? तो दीप्ति शर्मा जी हैं। पद है डीएसपी के पद पर नियुक्त की गई हैं। राज्य है, राज्य पुलिस कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस में नियुक्त हुई है डीएसपी के पद पर। महत्व है, वह महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी, जिसके बाद यूपी पुलिस द्वारा उन्हें बधाई दिए जाने पर यह खबर नवंबर 2025 में सुर्खियों में आई। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है, भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो ये दोस्तों कोच्चि में शुरू की गई है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसको समझते हैं। तो दिया गया है कि भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना जो हुई है 2025 का शुभारंभ वो कोच्चि यानी केरल के कोच्चि में किया गया है। इस जनगणना का उद्देश्य है समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र का सटीक और व्यापक डेटा एकत्र करना, ताकि स्थायी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। स्थान है कोच्चि जो तमिलनाडु में है। उद्देश्य है समुद्री मछुआरों, मत्स्य संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर सटीक डेटा एकत्र करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है दोस्तों, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती को चिन्हित करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो ये बिरसा मुंडा जनजाति की गौरव जो है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को चिन्हित करता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसको डिटेल में समझते हैं। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा जो 15 नवंबर से शुरू है 2025 में महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को चिन्हित करता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा है। जयंती 150वीं थी ये। तारीख 15 नवंबर से बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया गया है? तो ये इंग्लैंड देश को किया गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू की पहली खेप का निर्यात जो है वो इंग्लैंड को किया है। यह भारतीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्यात उत्पादन जो है वो जीआई टैग प्राप्त इंडी और
गोलियाकुंडी नींबू। निर्यात देश है इंग्लैंड। जीआई टैग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पादों को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली 2025 का विषय थीम यानी क्या था? तो इसका जो थीम था विषय वो दोस्तों वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसका थीम था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए इसको समझते हैं। तो दिया गया है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली 2025 का विषय वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड था। यह पहल वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा ग्रिडों को जोड़ने और स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। आयोजक है 8वीं ISA असेंबली 2025। विषय है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ISA भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई एक संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। तो दोस्तों आज की क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन कवर किए गए हैं करंट अफेयर के। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। तो अगर क्लास आप सभी को पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रतिदिन की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।